तो बच्चों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हमें पढ़ना है बच्चों क्या, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है आपकी डिमांड पर। बैक बॉन्डिंग तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू करना है मुझे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विद्युत ऋणता। ये वही टॉपिक है बेटा, ये वही टॉपिक है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने नहीं पढ़ा था। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्योंकि पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक विद्युत ऋणता जो है वो आपका रह गया था, वो आपने नहीं पढ़ा था। तो वो टॉपिक में बेटा आपको कंप्लीट करवाने वाला। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना वो टॉपिक मैं ही करवा दूं। तो विद्युत ऋणता आप कई दिनों से बोल रहे हो सर टॉपिक नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। अब आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी इस लेक्चर में, क्योंकि आज मैं आपको पहले विद्युत ऋणता पढ़ाऊंगा, उसके बाद में डायपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा और फिर लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर समय बचेगा तब। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर को इलेक्ट्रॉन न्यून बंध के साथ। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था बेटा, डाइबोरेन। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में आप बढ़िया से बता दो कि ये होता क्या है, कैसे पढ़ा था मैं। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि डाइबोरेन का मतलब है BH3 के दो अणु जो हैं वो आपस में मिल करके B2H6 ये बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा डाइबोरेन। ये होता है बोरेन और ये होता है डाइबोरेन। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। बोरेन में एक बोरेन है और डाइबोरेन के अंदर दो बोरेन है। क्लियर? चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो बेटा आपको ये बात बता रखी मैंने कि बोरेन के अंदर, आपको ये बात मैंने बता रखी बेटा कि बोरेन के अंदर दो 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 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसके पास में क्या होता है, खाली पीली, खाली कक्षक, खाली पी कक्षक, ये यहां पे होता, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर इसके पास खाली पी कक्षक है और इसके पास 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। ये पूरी कोशिश करेगा कि इसका अष्टक पूरा हो जाए। इसको अभी बहुत ज्यादा जल्दी है अपना अष्टक पूरा करने की। इसकी जिंदगी में अभी तबाही मची हुई है। इसको लगता है कि मेरा अष्टक पूरा नहीं है, मुझे जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन। ओ कैसे काम चलेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मुझे कैसे भी करके 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से कमा करके लाने हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने ही दूसरे भाई के साथ, इसका जो दूसरा ब्रदर होगा ना, इसका दूसरा ब्रदर कौन सा है, बोरेन का दूसरा ब्रदर, फिर से बोरेन। तो ये क्या करेगा, इस बोरेन के साथ में थोड़ी सी सांठगांठ करेगा। ये बोरेन बोलेगा कि चल यार एक काम करते हैं, तेरे पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है, तेरे पास भी मेरे भाई रिक्त कक्षक है, और तेरे पास भी मेरे भाई 2 2 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तू भी बर्बाद, मैं भी बर्बाद, चल हो जाते हैं दोनों आबाद। तो कैसे होंगे, तो ये वाला खाली कक्षक यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अपने कक्षक में बुलाएगा। तो ये बोल रहा है कि चल मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को तेरे को दान करने का कोशिश करता हूं।
ये बोलेगा चल मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को तुझे दान करने का कोशिश करता हूं, ये भी दान करने का कोशिश करेगा, वो भी दान करने का कोशिश करेगा, दोनों अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को आजा दे जा, आजा आजा आजा, तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है तो जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इसको दान करने की कोशिश करेगा तो फिर बोरोन को समझ में आएगा कि भाई अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे दूंगा तो फिर से मेरे पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन की फिर कमी हो जाएगी। तो फिर ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से ये बोरेन वापस मांगेगा, ये वाला बोरेन फिर खींचेगा, ये वाला बोरेन फिर मांगेगा, ये खींचेगा मांगेगा खींचेगा मांगा, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो यहाँ के रहेंगे और ना ही यहाँ के रहेंगे, दोनों के बीच में झूलते जाएंगे। और दोनों के बीच में जब झूलते जाएंगे तो आपको पता है बेटा कुछ इस प्रकार की संरचना मैंने आपको कल बताई थी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों बोरोन के बीच में झूलने घूमने का काम करेंगे। तो भैया ये झूलते रहेंगे तो यहाँ पे आपको एक केले के आकार का, बनाना के आकार का एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, यहां भी बनाना के आकार का एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से वहां, यहां से यहां, यहां से वहां, दोनों के बीच में झूलते जाएंगे, दोलन करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1, 2 और 3 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का दोलन होता रहेगा। कितने परमाणु के बीच में, 1, 2, 3 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का दोलन होता रहेगा। 1, 2, 3 केंद्रों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। चलो इसकी बात करते हैं। 1, 2, 3 केंद्रों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दोलन करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा अब बोरोन यहाँ पे कितने बंध बना रहा है, 1, 2, 3, 4। बोरोन ने यहाँ पे 4 बंध बना दे, 4 सिग्मा बंध। जब भी 4 सिग्मा बंध हो और लोन पेयर कितने हैं, 0, 4 + 0 कितना आया, 4। त्रिविम संख्या कितनी हो गई, त्रिविम संख्या 4 हो गई। अगर त्रिविम संख्या 4 है तो संकर्ण क्या हो जाएगा, sp3। संकर्ण हो गया sp3। अगर संकर्ण sp3 तो इसकी ज्यामिति क्या बताई थी, चतुष्फलकीय। क्या बताई थी, चतुष्फलकीय। चतुष्फलक का मतलब चतुष्फलक। चलो अच्छा एक चीज और, यहां पे एक चीज और देखो, ये वाला बोरोन और ये वाला हाइड्रोजन, ये 2 सेंटर है, 2 सेंटर, 2 केंद्र है। ये कितने केंद्र हैं, 2 केंद्र, और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन, 2 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन वाला बंध हो जाएगा। ये वाला बंध कौन सा होगा, 2 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन वाला बंध। ये वाला कौन सा हो जाएगा, 2 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड। बहुत बढ़िया। ये कौन सा हो जाएगा, 2 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। पहले संकर्ण क्या था, देखो पहले कितना संकर्ण था, पहले 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पहले 3 सिग्मा थे और लोन पेयर कितना था, 0 लोन पेयर, तो 3 + 0 3 हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगी त्रिविम संख्या। अगर त्रिविम संख्या 3 है तो संकर्ण कितना होगा, sp2, sp3 नहीं, sp2। संकर्ण हो जाएगा sp2, संकर्ण हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा बेटा, संकर्ण हो जाएगा sp2। ये हो जाएगा, पहले sp2 था, sp2 का मतलब कौन सी ज्यामिति, त्रिकोणीय समतलीय। पहले क्या था, त्रिकोणीय समतलीय, समतल में था, ये समतल में एक तल में था। अब लेकिन त्रिकोणीय समतलीय नहीं है। अगर समतलीय नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमतलीय बोलेंगे। ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं,
यहां तक की बात हम पढ़ चुके हैं। यही होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन न्यून बंध में। यहां पे कौन से बंध हैं? बनाना बंध है, बनाना बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है। यहां पे कौन से बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड है। तो ये ध्यान रखना बेटा। चलिए अब हम आते हैं बच्चों, ये हो गया, ये कल का रिवीजन हो गया। अब हम बच्चों आगे की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको और पढ़ना है बेटा, बैक बॉन्डिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा? बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग मतलब कि बेटा पश्च बंधन। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या? पश्च बंधन। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या? पश्च बंधन। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? पश्च बंधन है बेटा। ठीक है, चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। बैक का मतलब फिर से, और बॉन्डिंग मतलब कि बंधन। फिर से बंधन होना, फिर से बंधन होना, फिर से बॉन्डिंग होना, फिर से बंधन होना। बैक बॉन्डिंग मतलब कि फिर से बॉन्डिंग ना, फिर से बंधन होना। आ जाओ देखते हैं क्या होता है इसमें बेटा। अगर बेटा इसमें गौर करें तो जैसे कि सबसे पहला उदाहरण है, जैसे कि BF3। यदि मैं बात करूं BF3 की, यदि मैं बात करूं BF3 की, तो इस BF3 के अणु में बेटा एक चीज ध्यान रखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने सिग्मा बंध है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। BF3 के अंदर बोरोन के पास कितने सिग्मा बंध? 3 सिग्मा बंध। क्या है बेटा? 3 सिग्मा बंध। और कितने लोन पेयर है बोरोन के पास? 0 लोन पेयर। त्रिविम संख्या कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 0, 3 हो जाएगी त्रिविम संख्या। मतलब कि त्रिविम संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, त्रिविम संख्या 3 हो जाएगी। अगर त्रिविम संख्या 3 है तो यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा? sp2 संकरण यहाँ पर हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। मैंने आपसे बात बोली थी, अगर संकरण sp2 है, sp2 का मतलब एक s कक्षक और 2 p कक्षक। यदि एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में मिलते हैं तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2। अच्छा, अगर 2 p कक्षक मिल गए मतलब कि अभी एक कक्षक बचा हुआ है। एक कक्षक क्या है? खाली पीली, खाली कक्षक है। यार सीधी सी बात है, अगर sp2 में एक s कक्षक है और 2 p कक्षक है तो कितना कक्षक खाली हो जाएगा? एक p कक्षक खाली हो जाएगा। भाई 2 काम में आ गए। p उपकोष में टोटल कितने होते हैं? 3। p उपकोष में टोटल कितने होते हैं? लाइव चैट में जाओ और सब मुझे कमेंट करके बताओ, p उपकोष में कुल कितने कक्षक, कुल कितने p कक्षक p उपकोष में? जल्दी से फटाफट। p उपकोष में कुल 3 p कक्षक है। अब 3 में से 2 का इस्तेमाल तो हो चुका, 2 का उपयोग तो संकरण में हो गया। कितना बचेगा? एक p कक्षक बचेगा। मतलब कि एक p कक्षक क्या है यहाँ पे? एक p कक्षक यहाँ पे क्या है? खाली। तो खाली p कक्षक, खाली p कक्षक है। क्या है बेटा? खाली p कक्षक। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और बेटा यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ फ्लोरीन के पास क्या होते हैं? एकाकी युग्म। फ्लोरीन के पास क्या होते हैं? एकाकी युग्म। फ्लोरीन के एकाकी युग्म, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करते हैं? बोरोन के खाली कक्षक के अंदर इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन का फ्लोरीन लोन पेयर का दान करता है। मतलब कि फ्लोरीन के पास जो ये 3 लोन पेयर हैं, फ्लोरीन के पास जो ये 3 लोन पेयर हैं, फ्लोरीन के पास यहाँ पे क्या होंगे? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर और। तो फ्लोरीन क्या करेगा? यहां वाले लोन पेयर को इस खाली p कक्षक में क्या करेगा? दान करेगा। यहां वाले लोन पेयर
खाली पी कक्षक में क्या करेगा, दान करेगा। तो फ्लोरीन अपने एकाकी युग्म का खाली पी कक्षक में क्या करेगा, दान करेगा। मतलब कि आप देखो बोरोन और फ्लोरीन के पास एक बंध तो बन चुका है, एक और बंध फिर से बनेगा। तो बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक और बंध फिर से बन जाएगा, फिर से बंधन। अब क्लियर हुआ। बैक बॉन्डिंग मतलब कि एक बंध तो पहले से बना हुआ है, फ्लोरीन और बोरोन के बीच में एक बंध तो ये पहले से बना हुआ है भैया, ये बंध तो पहले से अस्तित्व में है, ये बंध तो पहले से अस्तित्व में पहले से है। लेकिन यहां से फ्लोरीन अपने लोन पेयर को यहां दे देगा तो एक और बंध बन जाएगा इनके बीच में, फ्लोरीन और बोरोन के बीच में एक और बंध बन जाएगा। इसके लोन पेयर इसके खाली कक्षक में मौका देख करके चौका मारेंगे, मतलब कि ये लोन पेयर सीधा चला जाएगा इसके कक्षक में, फिर से बंध बन गया। तो यहाँ पे लोन पेयर है और इसके पास खाली कक्षक है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, पश्च बंधन हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखो बेटा, BCl3। क्या बेटा, BCl3। अब BCl3 में भी क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। ये लोन पेयर किसी ना किसी पी कक्षक में होगा। और बोरोन के पास मैंने क्या बताया, बोरोन का संकरण यहाँ पे कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। जब भी 3 सिग्मा हो तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो संकरण हो जाएगा sp2। मतलब कि ये खाली पीली पी कक्षक है, मतलब कि ये क्या है, खाली पी कक्षक। अगर इसके पास खाली पी कक्षक है तो बोरोन क्या बोलेगा, चल आजा राजा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पी कक्षक में, खाली पी कक्षक में। अब आप बोलोगे, अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर खाली पी कक्षक में जा क्यों रहा है। बेटा एक बात ध्यान सुनना, बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4, 4 और 2 6। अभी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन को 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रही है। इसीलिए बोरोन क्या करेगा, यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको अपने रिक्त कक्षक में ग्रहण कर लेगा। समझ में आया। तो बोरोन क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने रिक्त कक्षक में ग्रहण करके 6 + 2, 2 को ग्रहण कर लिया, 6 + 2 8 हो जाएगा। समझ में आया। तो जैसे ही बोरोन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब कि बोरोन की यहां पर फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो आदत है, प्रवृत्ति है, उससे कौन सा बंध बनेगा, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्ड, पश्च बंधन का निर्माण होगा। पश्च बंधन का मतलब ये होता है बच्चों, किसी भी बंध में उपस्थित 2 परमाणु में से यदि एक परमाणु के पास, किसी भी बंध में उपस्थित 2 परमाणु में से यदि एक परमाणु के पास एकाकी युग्म तथा दूसरे परमाणु के पास खाली कक्षक उपस्थित हो, तब उनके बीच पश्च बंधन का निर्माण होता है। उनके बीच किसका निर्माण होता है बेटा, पश्च बंधन का निर्माण होता है। देखो किसी भी बंध में उपस्थित 2 परमाणु में से
इस बंध में उपस्थित दोनों परमाणु में से, किसी भी बंध में उपस्थित दोनों परमाणु में से यदि एक परमाणु के पास एकाकी युग्म लोन पेयर हो, एक परमाणु के पास लोन पेयर है और दूसरे परमाणु के पास खाली कक्षक है, खाली रिक्त कक्षक पी, खाली कक्षक है, एक के पास लोन पेयर दूसरे के पास खाली कक्षक है, तो उनके बीच, तब उनके बीच पश्च बंधन बनता है, उनके बीच में फिर से बंधन होता है, बैक बॉन्डिंग फिर से होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये पश्च बंधन ऐसे होता है बेटा। अब आप सोचोगे सर क्या खाली पी कक्षक ही केवल पश्च बंधन बनाते हैं, क्या खाली डी कक्षक भी पश्च बंधन बना सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैंने यहाँ पे खाली पी कक्षक लिखा है, अगर किसी के पास खाली डी कक्षक है तो वो भी पश्च बंधन करता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। खाली डी कक्षक वाला भी पश्च बंधन करता है बेटा, खाली पी कक्षक वाला भी पश्च बंधन करता है, खाली डी कक्षक हो तब भी पश्च बंधन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर फ्लोरीन ये वाला पश्च बंधन करता है तो ये वाला भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकता है, ये वाला कर सकता है तो ये भी कर सकता है। जितने ज्यादा फ्लोरीन है उसके हिसाब से पश्च बंधन। अगर ये वाला कर लेगा तो फिर ये वाला नहीं करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। एक बार इसके साथ कर लिया तो फिर यहां से नहीं होगा, नहीं तो फिर 8 से ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। एक बार इसके साथ पश्च बंधन हो गया तो फिर यहां से नहीं होगा। मान लो अगर इन दोनों ने पश्च बंधन कर लिया तो फिर बोरोन इसके साथ पश्च बंधन नहीं करेगा। मान लो इन दोनों ने पश्च बंधन कर दिया तो फिर बोरोन इसके साथ पश्च बंधन नहीं करेगा। एक बार जिसके साथ पश्च बंधन कर लिया उसी के साथ पश्च बंधन होगा। अब आप बोलोगे सर किसके साथ पश्च बंधन होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता नहीं लगाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई भी पश्च बंधन में भाग ले सकता है। कौन लेगा इसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं लेनी है, इतना ही ध्यान रखना है। समझ में आया? ठीक वैसे ही यहाँ पे बोरोन के पास खाली कक्षक, क्लोरीन के पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास खाली कक्षक। तो ये दोनों ऐसे बंधित परमाणु हैं जिनके पास खाली कक्षक और लोन पेयर उपस्थित है। अगर खाली कक्षक और लोन पेयर है तो इनके बीच में जो एक बंध बना हुआ है वो फिर से एक और बंध बनेगा और उसी बंध को हम बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे क्या बेटा? पश्च बंधन। क्या बोलेंगे बेटा? पश्च बंधन बोलेंगे। तो यही होता है बेटा पश्च बंधन। समझ में आया? 100%। चलो, तो ये होता है बेटा पश्च बंधन। यहां तक की बात हमें ध्यान रखनी। एक बार इसको नोट कर लो, मैं आ जाता हूं साइड में। ठीक है, चलिए, तो आपने यहां तक नोट कर लिया होगा बेटा। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब हम देखते हैं पश्च बंधन का उपयोग कहां पे होता है। ठीक है, पश्च बंधन का अनुप्रयोग। पश्च बंधन का अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, पश्च बंधन का अनुप्रयोग होता है बेटा BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इनकी अम्लीयता के क्रम को बताने में, इनके अम्लीयता का क्रम बताने में पश्च बंधन का उपयोग होता है। चलो, सबसे पहले तो अम्लीयता का मतलब क्या होता है? अम्ल क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ है जो एकाकी युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म को, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अम्ल बोलते हैं। वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है।
जिस पदार्थ की इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। तो अम्लता का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, ये क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अम्लता ज्यादा होगी बेटा। अब इसी बात को ध्यान में रख करके हम इन चारों की अम्लता का क्रम बताएंगे, ठीक है। चलो अगर बात करो बेटा मैं पश्च बंधन की, तो यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में है, यहाँ पश्च बंधन बोरोन और फ्लोरीन के बीच में है। किसके बीच में है? बोरोन और फ्लोरीन के बीच में, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में। तो यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में है? बोरोन और फ्लोरीन के बीच में। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में है? बोरोन और क्लोरीन के बीच में। यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में है? बोरोन और ब्रोमीन के बीच में। यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में है? बोरोन और आयोडीन के बीच में। चलिए मुझे बताइए, बोरोन का आकार इतना, फ्लोरीन का आकार इतना, यहां से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के कहा जाएंगे? बोरोन के इस कक्षक में। बोरोन के पास कौन सा कक्षक है? 2p। फ्लोरीन के पास बाहरी कक्षक कौन सा होता है? 2p। बोरोन का सबसे बाहरी कक्षक कौन सा है? बोरोन का सबसे बाहरी कक्षक कौन सा? हीलियम 2s2 2p1। ऐसे ही लिखते हो ना, बाहरी कक्षक 2p वाले हैं तो भाई ऐसे ही होता है ना, 1 2। तो बोरोन के इस p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, ये खाली कक्षक है ना, ये कौन सा है? 2p वाले। कौन से? 2p। और बात करें अगर फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर किस कक्षक में है? हीलियम 2s2 2p5। मतलब कि हीलियम के पास, हीलियम नहीं, फ्लोरीन के पास एकाक युग्म किसमें होंगे? p के अंदर। लास्ट वाला कौन सा? सबसे लास्ट वाला कौन सा? p। तो p के अंदर होंगे। ये 2p, ये 2p। चलो फिर बोरोन के पास कौन सा? 2p। तो बोरोन के पास 2p। क्लोरीन के पास कौन सा? क्लोरीन के पास थोड़ा बड़ा है, 3p। 3p का आकार 2p से क्या होगा? बड़ा होगा। फिर कौन सा? बोरोन 2p। ब्रोमीन कौन सा? ब्रोमीन का आकार और बड़ा है, ब्रोमीन कौन सा होगा? 4p। बोरोन का आकार कौन सा? 2p। आयोडीन कौन सा? आयोडीन 5p। कौन सा? 5p। अब देखो यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में है? 2p के बीच में। यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में? 2p 3p के बीच में। यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में? 2p 4p के बीच में। और यहाँ पे पश्च बंधन किस किस के बीच में? 2p और 5p के बीच में। आप मुझे बताओ सबसे गहरी दोस्ती जो होगी वो 2p की होगी या 2p 5p की होगी? फटाफट लाइव चैट में जाओ और कमेंट करके बताओ। जिन दो कक्षकों का आकार एक समान है उनकी दोस्ती ज्यादा अच्छी होती है। जिन दो लड़कों का सोच मिलता है, पूरी दिनचर्या मिलती है, जो दो लड़के एक जैसे होंगे, दोनों बदमाश होंगे, उनकी दोस्ती ज्यादा होगी, या बदमाश वाले लड़के की पढ़ाई करने वाले लड़के के साथ दोस्ती ज्यादा होगी? बड़े आकार का कक्षक छोटे आकार के कक्षक से अच्छे से पश्च बंधन करेगा, या फिर दोनों छोटे छोटे बराबर एक जैसी सोच वाले, एक जैसे बदमाश या अच्छे ऐसे लोगों के बीच में दोस्ती ज्यादा होगी? बताओ कौन सा पश्च बंधन सबसे ज्यादा मजबूत होगा? अरे भैया सीधी सी बात है, दोस्ती हमेशा एक जैसे लोगों में होती है। मेरा दोस्त कौन होगा? जो मेरे जैसा होगा। अगर कोई बच्चा बदमाश है तो उसको बदमाशी करने वाला बच्चा ही पसंद आएगा, जनरली ऐसा ही होगा। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला तो बदमाशी करने वाले के साथ थोड़ी ना रहेगा, पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ने वाले बच्चे के साथ रहेगा। इसका मतलब सबसे बढ़िया पश्च बंधन 2p का, उससे कम 2p 3p का, उससे कम 2p 4p का, और सबसे कम हो जाएगा 2p
5p का। तो अगर पश्च बंधन की बात करें तो पश्च बंधन का क्रम हो जाएगा बेटा ये वाला क्रम हो जाएगा। सबसे बढ़िया पश्च बंधन होगा 2p2p का। अब आप मुझे बताओ कि यदि ये फ्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन इसके रिक्त कक्षक में दे देता है, यदि ये फ्लोरीन सबसे बढ़िया पश्च बंधन करके अपने इलेक्ट्रॉन इसके 2p कक्षक में दे देता है, अगर इसका अष्टक यहां से आसानी से पूरा हो जाएगा तो क्या ये किसी और से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? यस और नो? मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बताओ। मान लो इसकी जो डिमांड है, इसकी जो मांग है वो मान लो ये फ्लोरीन पूरी कर देता है। इसकी मांग क्या है? इसकी मांग है कि इसको अपने रिक्त कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके रिक्त कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन पूरे कर देता है, इसकी डिमांड ये फ्लोरीन पूरी कर देता है, तो क्या ये किसी और बंदे से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा? यस और नो? जल्दी से बताओ। मान लो मुझे जो चाहिए वो मुझे अपने भाई से मिल जाता है। मुझे मान लो 100 रुपए की जरूरत है। मान लो मुझे 100 रुपए की जरूरत है। मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मुझे मेरे भाई से 100 रुपए मिल गए, तो क्या मैं किसी और से 100 रुपए मांगूंगा? मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे अपने ब्रदर से मिल चुके हैं, मुझे अपने भाई से मिल चुके हैं, तो क्या मैं किसी और के पास जाऊंगा? 100 रुपए मांगने के लिए कहीं और जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये किसी और से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण अब नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डिमांड तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि इसके भाई ने इसको 100 रुपए दे दिए। इनका पश्च बंधन सबसे मजबूत है। मेरे भाई से दोस्ती, मेरी और मेरे भाई की दोस्ती सबसे ज्यादा अच्छी है, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगा? लेकिन यहां देखो, यहां पे एक 2p है और यहाँ पे दूसरा 5p। 2p और 5p की दोस्ती बहुत कमजोर है। 2p चाहता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, लेकिन भैया इसकी औकात और इसकी औकात मैच नहीं करती। मान लो हमारी बिरादरी में 2 लोगों की शादी हो रही। अब शादी हमेशा बराबरी के लोगों की होती है। क्या अमीर घर का लड़का गरीब घर की लड़की से शादी कर पाएगा? नहीं। अमीर घर का लड़का सोचेगा कि भाई मैं पैसे वाले लड़के से शादी करूं, मेरा ओहदा है, मेरी औकात है, मैं पैसे वाले आदमी से शादी करूंगा, पैसे वाले घर में शादी करूंगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो पश्च बंधन होगा वो अच्छा नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो दोस्ती होगी वो अच्छी नहीं होगी। इसको जो चाहिए वो यहां से अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये वाला बंदा 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो सही, लेकिन बहुत ही कंजूसाई करके देगा। यार सोचना पड़ेगा, नहीं देगा, आसानी से नहीं देगा। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला बंदा इसको 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता, तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कहां से पूरी होगी? बाहर से ज्यादा पूरी होगी। तो ये कोशिश करेगा कि यार चलो मैं बाहर से कहीं ले लेता हूं, किसी और से मैं ले लेता हूं। तो ये वाला बोरोन किसी और से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसको 5p से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। अगर इस बोरोन को यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से ढंग से नहीं मिलते, अगर इन दोनों की दोस्ती अच्छे से नहीं है, तो ये बोरोन कहीं और से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये आसानी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को जितना आसानी से ग्रहण करोगे उतनी ही अम्लता ज्यादा होगी। ये बोरोन बाहर से इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर लेगा, किसी और से इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता बाहर से जितनी ज्यादा होगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन युग्म जितना अपने अंदर ग्रहण करेगा उतनी ही इसकी अम्लता ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा अम्लता किसकी हो जाएगी? Bi3 की, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम अम्लता इसकी होगी। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी फ्लोरीन ने पूरी कर दी। अब इसको किसी और से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे भाई ने 100 रुपए दे दिए, अब मुझे किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। मतलब कि किसी और से इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, नहीं चाहिए इसको पैसे, जरूरत ही नहीं है। और अगर ये किसी और से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो इसकी सबसे कम है, कमजोर है, क्योंकि ये किसी और से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता। तो इसकी अम्लता भी क्या हो जाएगी? सबसे
कम हो जाएगी, इसीलिए BF3 की अम्लता सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके भाई के साथ इसकी दोस्ती बहुत मजबूत है, इनके बीच में पश्च बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पश्च बंधन जितना ज्यादा उतनी ही अम्लता कम हो जाएगी। अम्लता सबसे कम क्योंकि पश्च बंधन दोस्ती बहुत गहरी है। तो ध्यान रखना, अम्लता का क्रम निर्धारित करने में अम्लता का क्रम निर्धारित करने में इसका उपयोग होता है। सबसे कम अम्लीय होता है BF3 और सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है बेटा? BI3। समझ में आया? चलिए, तो ये है बच्चों पश्च बंधन की पूरी कहानी। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं विद्युत ऋणता की कहानी, और ये वही विद्युत ऋणता है जिसके लिए आप इतने दिन से परेशान हो रहे हो, विचलित हो रहे हो एकदम से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, ये हमको पढ़ना है। इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? EN। क्लियर? तो आप टेंशन ना लें, अगर आपको विद्युत ऋणता नहीं पढ़ाया गया है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ा देता हूं विद्युत ऋणता। ठीक है, चलो। वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में विद्युत ऋणता के बारे में जानकारी दी थी। क्या बोला था? पापा और मम्मी, पापा और मम्मी, इनका है कोई एक बच्चा, बेबी, छोटा सा बेबी। दोनों के बीच में बच्चे को अपनी तरफ खींचने के लिए झगड़ा चल रहा है। पापा चाहते हैं कि बच्चा इसकी तरफ रहे, मम्मी चाहती है कि बच्चा मेरी ओर आकर्षित रहे, मेरी तरफ खींच करके रहे। तो भैया पापा और मम्मी द्वारा बीच में इस बच्चे को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है वही है विद्युत ऋणता। ये A परमाणु है, ये B परमाणु है, इनके बीच में कौन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है A की, वो A की विद्युत ऋणता। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है B की, वो B की विद्युत ऋणता। तो बंध के इन 2 इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता ही तत्व की विद्युत ऋणता कहलाती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही तत्व की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? चलो इसको नोट कर लो। तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता को तत्व की विद्युत ऋणता कहते हैं। चलिए यहां तक की बात क्लियर? चलो जैसे कि एक उदाहरण हाइड्रोजन फ्लोराइड। बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करूं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में बंध के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कौन करता है? फ्लोरीन करता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करता है, इसीलिए फ्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये अपनी ओर ज्यादा आकर्षित क्यों करता है। फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित क्यों करता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा है। अब हमको पढ़ना इसका कारण, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा क्यों है। अभी मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई?
विद्युत ऋणता का मतलब समझ में आया? विद्युत ऋणता का मतलब बंध के जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ आजा आजा राजा 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 आकर्षित कर लेता हूं, आकर्षित करने की क्षमता। तो वो जो आकर्षित करने की क्षमता है वो फ्लोरीन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। और इसका कारण आपको वैसे तो पता है, थोड़ा सोचो क्या कारण हो सकता है इसका, सोचो सोचो इसका क्या कारण हो सकता है। सोचो भैया सोचो, इसका क्या कारण हो सकता है। वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपसे बात बोली थी, क्या बोली थी, हाइड्रोजन आता है यहाँ पे और फ्लोरीन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है मेरे भाई? फ्लोरीन की होती है। जैसे ही आप बाएं से दाएं जाओगे तो विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, एक तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, और जैसे ही आप बाएं से दाएं आओगे तो विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है सबसे ज्यादा। तो हाइड्रोजन की तुलना में ये वाला भैया ज्यादा विद्युत ऋणता। ठीक है, अभी और भी बताएंगे हम, इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले उस पे जाने से पहले, कारण पे जाने से पहले हम आएंगे विद्युत ऋणता के मात्रक पे। चलो मात्रक क्या होता है इसका, कोई मुझे बताएगा विद्युत ऋणता का क्या मात्रक होता है? कोई मुझे बताएगा विद्युत ऋणता का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऋणता का मात्रक क्या होता है, कोई बताएगा? कोई मुझे बताएगा विद्युत ऋणता का मात्रक क्या होता है? देखो बच्चों, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि या ऊर्जा, लब्धि का मतलब होता है ऊर्जा। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये लब्धि का मतलब क्या है, लब्धि का मतलब क्या है, लब्धि का मतलब क्या है? लब्धि का मतलब होता है ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा में परिवर्तन है उसी को बोलते हैं लब्धि। लब्धि का मतलब एनर्जी। क्या बेटा? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को अपनी बाहरी कक्षा में प्रवेश करवाने के लिए, ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा परिवर्तन है उसी को हम बोलते हैं लब्धि। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। ये एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली एनर्जी है। समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। तो ऊर्जा ही ना, ये भी ऊर्जा है और ये भी ऊर्जा है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है बेटा? ऊर्जा की इकाई जूल होती है, कैलोरी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये ऊर्जा की इकाई जूल होती है, कैलोरी होती है, अर्घ होती है। ऊर्जा की सारी इकाइयां है बेटा, कैलोरी, जूल, अर्घ। तो इनकी इकाइयां क्या है? इनकी इकाइयां ये है। लेकिन 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 विद्युत ऋणता में मैंने कहीं पर भी ऊर्जा का नाम लिखा है? ध्यान से देखो, गौर से देखो, इस पूरी परिभाषा में कहीं पर भी आपको ऊर्जा शब्द दिखाई दे रहा है? कहीं भी ऊर्जा शब्द? इसका मतलब इसकी इकाई नहीं होती, इसकी कोई भी इकाई नहीं, ना तो ऊर्जा की, ना मीटर की, ना दूरी की, ना द्रव्यमान की, कोई इकाई नहीं। ये क्या है? मात्रक विहीन है बेटा। क्या है? मात्रक विहीन।
मात्रक विहीन क्यों है? क्योंकि बच्चों विद्युत ऋणता केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता। इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा के अंदर परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण करता है, आकर्षित नहीं करता। विद्युत ऋणता के अंदर परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ग्रहण नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है, चलो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो बाहर कोई भिखारी बैठा हुआ है, बाहर कोई भिखारी बैठा हुआ है। अब वो भिखारी अगर मान लो, उस भिखारी को मान लो मैं अपने घर में जगह दे दूं, मैं अपने घर के अंदर रख लूं, उसको मैं अपने घर में पनाह दे दूं, मेरे घर के अंदर एक कमरा दे दूं, तो मैंने उस भिखारी को अपने घर में ग्रहण कर लिया, तो वहां पे जो शब्द आएगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, कोई भिखारी मेरे घर के बाहर है, वो मेरे घर की तरफ आकर्षित हो रहा है कि यार काश मुझे इस घर में जगह मिल जाए, लेकिन मैं उसको अपने घर में जगह नहीं दे रहा हूं। वो चाहता तो है मेरे घर में आना, लेकिन मैं अपने घर में जगह नहीं दे रहा हूं। मेरे घर की तरफ वो आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन जगह नहीं मिल रही। इसको हम बोलते हैं बेटा विद्युत ऋणता। यह है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का मतलब केवल और केवल आकर्षण है, केवल आकर्षण है। यहां पे कोई ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता के दौरान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि के दौरान या आयनन ऊर्जा के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जब भी ऊर्जा परिवर्तित होगी तो भैया उसका मान जूल या कैलोरी में, इकाई उसकी जूल या कैलोरी में आएगी। लेकिन यहाँ पे तो ऊर्जा का परिवर्तन जूल या कैलोरी में नहीं लेते हम यहाँ पे ऊर्जा के परिवर्तन की बात करते नहीं। यहाँ पे तो केवल आकर्षित कर रहा है। भाई भिखारी मेरे घर की तरफ आकर्षित हो रहा है, घर के अंदर मैं उसको जगह नहीं दूंगा, तो मात्रक विहीन है, इसकी कोई इकाई नहीं। यहाँ पे कहीं पर भी देखो बेटा, मैंने इकाई में आप देखो कहीं पर भी मैंने ऊर्जा नहीं लिखा है। अगर कहीं पर भी ऊर्जा लिखा होता तो ऊर्जा की इकाई होती, यहाँ पे ऊर्जा नहीं लिखा है, मात्रक विहीन है। ये होता है बेटा विद्युत ऋणता। चल अब आते हैं आगे की बात पे। अब आता हूं मैं यहाँ पर विद्युत ऋणता की इकाई जो है उसका कारण क्या है। चलो विद्युत ऋणता सॉरी माफ करना, विद्युत ऋणता फ्लोरीन की हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, उसका कारण क्या है। चलो एक शब्द होता है बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव। क्या होता है बेटा एक शब्द जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। विद्युत ऋणता जो होती है ना बेटा, ये जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। जिस दिन आपका मेरे साथ पहली बार इंटरेक्शन हुआ था, याद करो वो दिन जब आपका और मेरा पहली बार इस साल सामना हुआ था, जब आपके राहिल सर गए थे और मैं आपकी इंटरेक्शन क्लास लेने आया था। तब मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है। मैंने वो सिपाही चोर राजा दुश्मन वाली कहानी बताई थी। मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, याद करो। जेड इफेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था, वहां पे एक फॉर्मूला हम उपयोग में लेते हैं, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको वहां बताया था, डिटेल में बताया था, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होता है बेटा विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। अब होता क्या है बच्चों, जब आप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब की बात करते हो, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होता है 3। यहाँ पे जेड का मान कितना होता है, जेड मतलब की परमाणु क्रमांक। यहाँ पे परमाणु क्रमांक है 3, यहाँ पे परमाणु क्रमांक है 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। जैसे जैसे आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाओगे, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जेड का मान बढ़ता है। देखो लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में जेड का मान जो है वो बढ़ता है, जेड का मान इंक्रीज होता है। ये जेड का मान बढ़ता है, जेड का मान बढ़ता है। अगर जेड का मान बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी क्या होती है, सर्वाधिक।
अब लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं, कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है बेटा परिरक्षण प्रभाव। सर यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव भी तो बढ़ना चाहिए। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव क्या होता है और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ये मैंने आपको जिस दिन आपका मेरे साथ पहली बार इंटरेक्शन हुआ था उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मुझसे फिर कोई भी जेड इफेक्टिव और सिग्मा की परिभाषा ना बोले, पूछे, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं यार, बार बार एक चीज को कितनी बार बताऊंगा। अब आप सोचिए अगर मैं एक ही चीज को 50-50 बार बोलूंगा तो बेटा हमारा सिलेबस कब होगा? थोड़ा सोचो यार, थोड़ा तो सोचो। मैं हर एक चीज को 50-50 बार बोलूंगा तो सिलेबस कब? आप एक काम करना, आप वो वाली क्लास देखना जिस दिन आपने मेरे साथ इंटरेक्ट किया था, वहां पे मैं बताया था जेड इफेक्टिव और सिग्मा का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब मैंने वहां बताया था, वहां पे मैंने परिरक्षण प्रभाव भी बताया था। तो बच्चों के दिमाग में एक डाउट और आ सकता है कि सर जेड का मान तो बढ़ता है, सिग्मा का मान भी तो चेंज होगा। बेटा सिग्मा का मान चेंज होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर, नगण्य, पॉइंट में होता है, पॉइंट में। तो सिग्मा तो बदलता है लेकिन बहुत कम बदलता है, लेकिन जेड का मान जो है बच्चों 3 से 4 एक पॉइंट में बढ़ रहा है, 4 से 5 पूरा 1 इकाई में बढ़ रहा है, 5 से 6 पूरा 1 इकाई में बढ़ रहा है। जेड का मान तो 1 इकाई में बढ़ता है और सिग्मा का मान पॉइंट में बनता है, पॉइंट में, बहुत कम। इसीलिए प्रभावी रूप से जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, और अगर वो जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, कई बच्चे ये भी बोलते हैं सर जेड का मान ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ, और जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हुआ। तो इस हिसाब से तो सर फ्लोरीन की विद्युतीरणता सर्वाधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेड का मान तो दूसरे और भी कई तत्व हैं। मान लो हमारी आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, तो मान लो सर जिसका परमाणु क्रमांक 118 होगा उसका यहाँ पे आप 118 रखोगे तो उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होना चाहिए, और अगर उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है तो विद्युतीरणता भी उसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सर नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है जेड का मान बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन आप जैसे जैसे नीचे के आवर्त में जाओगे, नीचे के आवर्त में जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो सिग्मा का मान भी, परिरक्षण प्रभाव भी तंदुरुस्त रूप से बढ़ता है, मतलब कि उसमें भी परिवर्तन होता है। तो जेड इफेक्टिव नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ता, ये तो बढ़ता है लेकिन नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये वाले भाई साहब जो हैं ये रोड़ा अटकाते हैं। तो इसीलिए बेटा इसका परिवर्तित होना केवल इस पर निर्भर नहीं करता। जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे तो जेड का मान तो बढ़ेगा, सिग्मा का मान चुच्चू सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। मान लो मैं 50 में से 0.2 को माइनस करूं, बहुत कम। मैं 51 में से 0.3 को माइनस करूं, बहुत कम। कहने का मतलब ये है कि जेड का मान तो बढ़ता है, सिग्मा का मान बहुत कम बढ़ता है, इसीलिए ओवरऑल जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब आप नीचे की तरफ आते हो, मान लो वर्ग क्रमांक, मान लो परमाणु क्रमांक 118 पे है, तो 118 वाले परमाणु क्रमांक में जेड का मान तो 118 है, लेकिन सिग्मा का मान भी उसी अनुपात में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जेड इफेक्टिव जो होता है वो उतना नहीं बढ़ पाता। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसीलिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, ये ध्यान रखना है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्लोरीन का विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है क्योंकि उसके जेड इफेक्टिव का मान अत्यधिक होता है, उसके जेड इफेक्टिव का मान बहुत ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, क्लियर? तो ये चीज है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, क्लियर? अच्छा, एक स्केल होता है बेटा, एक चीज और बताता हूं, पॉलिग स्केल। पॉलिग
स्केल, पॉलिग स्केल पर विद्युत ऋणता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पॉलिग नामक क्या है? पॉलिग नामक एक वैज्ञानिक है। पॉलिग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? प्रत्येक तत्व की विद्युत ऋणता निकालने का एक मापदंड बनाया। पॉलिग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? प्रत्येक तत्व की बंध ऊर्जा और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के पैरामीटर को लेकर के इन सब की विद्युत ऋणता के मानों को ज्ञात किया, कैलकुलेट किया। और सबसे पहले उन्होंने फ्लोरीन के लिए विद्युत ऋणता का एक मान निर्धारित किया कैलकुलेशन से। पॉलिग की कैलकुलेशन से विद्युत ऋणता का जो मान फ्लोरीन के लिए आया वो 4.0 आया। कितना आया बेटा? 4.0। मैंने आपसे बोला है कि विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती, केवल इसका मान है भैया, ये ध्यान रखना। तो पॉलिग स्केल पर बच्चों जब विद्युत ऋणता निकाला गया, पॉलिग स्केल क्या होता है? पॉलिग नामक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉलिग नामक वैज्ञानिक ने बंध ऊर्जाओं की, अलग अलग बंध ऊर्जाओं की, मतलब कि अलग अलग तत्वों की बंध ऊर्जाओं की गणनाओं के आधार पर विद्युत ऋणता के कुछ मान निकाले। तो सबसे ज्यादा मान जो आया बेटा, वो सबसे ज्यादा मान फ्लोरीन के लिए आता है, और वो कितना है? 4.0। उससे कम मान जो होता है बेटा वो ऑक्सीजन का 3.0, सॉरी माफ करना 3.5। तो फ्लोरीन के आधार पर ऑक्सीजन का मान जो ज्ञात किया गया वो 3.5 ज्ञात किया गया। फ्लोरीन के आधार पर जो नाइट्रोजन का मान ज्ञात किया गया वो 3.0 ज्ञात किया गया। फ्लोरीन का पॉलिग स्केल पर जो मान था 4.0, उस आधार पर कार्बन का मान जो है वो 2.5 निकाला गया। इसी प्रकार से फ्लोरीन से नीचे जो आता है क्लोरीन, क्लोरीन के लिए मान निकाला गया 2.0 निकाला गया। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन के लिए मान निकाला गया 2.8 के आसपास निकाला गया। तो इस तरह से है ना। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के नीचे आपका आता है सल्फर, सल्फर के लिए मान निकाला गया आपका 2.5 निकाला गया। नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, फास्फोरस के लिए मान लगभग आपका 1.8 के आसपास, है ना, मतलब कि 2 के आसपास, 2 और 1.8 के आसपास ये मान निकाला गया, 2.1 और 1.8 के आसपास, ठीक है। 2.2 के करीब ये होता है, मतलब 2.2 2.8 के आसपास, ठीक है। ये 2.2 के आसपास ही ऐसा है ना, 2 के अराउंड लिख लो इसको, 2 से 2.2 के अराउंड ये माना गया। तो ये कुछ विद्युत ऋणताओं के मान है, हमको ध्यान रखने बेटा, ठीक है। ये वैल्यूज हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए, क्लियर। ये वैल्यूज ध्यान रखना, ये वैल्यूज हमारी बहुत काम में आएंगी, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना, ये याद रखना है बेटा, ठीक है। ये याद रखना आपको, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर। चलो, तो ये था पॉलिग स्केल पर विद्युत ऋणता के बारे में जानकारी, ठीक है। अच्छा, विद्युत ऋणता को निकालने का एक फॉर्मूला और है यहाँ पे बेटा। विद्युत ऋणता को निकालने का कुछ वैज्ञानिकों ने एक फॉर्मूला और दिया। विद्युत ऋणता को निकालने के लिए आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन दोनों के मानों का औसत ले लो, इस तरीके से भी आप विद्युत ऋणता ज्ञात कर सकते हो। तो विद्युत ऋणता ज्ञात करने का ऐसा सूत्र भी दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा यही है मोटा मोटा विद्युत ऋणता के अंदर जो कि हमें ध्यान रखना है, मोटा मोटा यही है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये सब कुछ हो गया, पश्च बंधन हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गया, तो बैक बॉन्डिंग कंप्लीट, विद्युत ऋणता कंप्लीट। अब हम पहले देखेंगे बेटा द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। पहले हम देखने वाले बेटा यहाँ पे क्या, डाइपोल मोमेंट। हम यहाँ पे देखने वाले डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट, ये हमें देखना है बेटा।
डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बारे में हमको चर्चा करनी। चलिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, आइए देखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, HF से। अगर बच्चों में आपसे बोलूं कि H और F इन दोनों में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये वाले जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। अगर बंध के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आकर्षित होंगे तो इलेक्ट्रॉन जिसके नजदीक होते हैं उस पर आवेश कौन सा होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन जिसके भी नजदीक होंगे उस पर आवेश क्या होगा, माइनस। और इलेक्ट्रॉन केवल नजदीक हैं, ग्रहण नहीं किए हैं। मैंने आपको बोला विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ग्रहण नहीं किया है। भिखारी मेरे घर के अंदर आना चाहता है लेकिन मेरे घर में उसको जगह नहीं मिली है, मतलब मेरे घर की तरफ आकर्षित हो रहा है, थोड़ा सा मेरे घर की तरफ है, आंशिक रूप से मेरे घर की तरफ है, थोड़ा सा मेरे घर की तरफ आकर्षित हो रहा है, आंशिक रूप से, पूरा का पूरा मेरे घर में नहीं आया, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा फ्लोरीन के घर में प्रवेश नहीं किए, थोड़ा सा आकर्षित हो रहे हैं, आंशिक रूप से आकर्षित हो रहे हैं। तो डेल्टा माइनस का मतलब होता है आंशिक ऋणावेश, इसको हम बोलते हैं आंशिक ऋणावेश। आंशिक का मतलब थोड़ा सा ऋणावेश। और अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चले गए तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। तो इसको हम बोलते हैं आंशिक, आशिक नहीं नालायक हो, आंशिक धनावेश। तुम नालायक हो, कुछ भी सोच सकते हो, तुम इसको आशिक बना सकते हो, इसको भी आशिक ही बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना। आंशिक को आशिक कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, आंशिक को आशिक कर सकते हो। हाइड्रोजन के प्यार में आशिक हूं मैं, है ना, तो आशिक भी बना सकते हो तुम। ठीक है, तो ये आंशिक धनावेश, ये आंशिक ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर भागेंगे तो हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश, फ्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश। आंशिक क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला ना भिखारी मेरे घर के अंदर पूरी तरह से आया नहीं, भिखारी मेरे घर की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो रहा है, भिखारी मेरे घर में जगह चाहता है तो वो मेरे घर के अंदर आने का प्रयास करा थोड़ा सा, तो आंशिक। इलेक्ट्रॉन इसके घर में प्रवेश नहीं किए हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है, तो आंशिक ऋणावेश। अब देखो बेटा, ये तो होता है यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी अणु पर, ये अणु है, जब भी किसी अणु का एक सिरा धनावेश दूसरा सिरा ऋणावेश हो तो ऐसे अणु को हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय अणु। यदि किसी अणु का एक सिरा धनावेश दूसरा सिरा ऋणावेश हो तो ऐसे अणु को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु। समझ में आया? चलो और आगे की बात करते हैं। यदि आप बच्चों इस अणु को गौर से देखें तो इस अणु का एक सिरा प्लस दूसरा सिरा माइनस है। पृथ्वी का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ध्रुवीय अणु। पृथ्वी क्या है, ध्रुवीय है। पृथ्वी का एक नॉर्थ सिरा है, एक साउथ सिरा है, पृथ्वी ध्रुवीय है। यहाँ पे एक प्लस सिरा है, एक माइनस सिरा है, ध्रुवीय है। ध्रुव का मतलब दो विपरीत सिरे, आवेश के हिसाब से विपरीत सिरे, चुंबक के हिसाब से विपरीत सिरे। चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, द्विध्रुव, दो विपरीत ध्रुव। तो एक प्लस वाला सिरा, एक माइनस वाला सिरा, दो ध्रुव है। दो ध्रुव का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। इस अणु में क्या उपस्थित है, द्विध्रुव उपस्थित है, दो ध्रुव उपस्थित है, एक प्लस वाला ध्रुव एक माइनस वाला ध्रुव। तो दो ध्रुव उपस्थित है, द्विध्रुव होता है इसमें। समझ में आया? तो इस अणु में क्या उत्पन्न हो चुका है,
द्विध्रुव उत्पन्न हो चुका है। किस कारण से? विद्युत ऋणता के अंतर के कारण से। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, इसीलिए इस अणु में एक द्विध्रुव उत्पन्न हो चुका है। क्या उत्पन्न हो चुका है बेटा? द्विध्रुव उत्पन्न हो चुका है। एक प्लस वाला ध्रुव और दूसरा माइनस वाला ध्रुव उत्पन्न हो चुका है। द्विध्रुव, दो ध्रुव उत्पन्न हो चुके हैं, दो ध्रुव, एक प्लस एक माइनस, द्विध्रुव, दो ध्रुव। और द्विध्रुव वाला ये जो अणु है उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। हमेशा ध्यान रखना बेटा, द्विध्रुव एक बंध का गुणधर्म है और ध्रुवीयता पूरे अणु का गुणधर्म है। चलो यहां तक की बात करें तो क्या उत्पन्न हो गया? द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस द्विध्रुव की डायरेक्शन किस तरफ है, इस द्विध्रुव की दिशा किस तरफ है? तो आप क्या बोलोगे? सर इस द्विध्रुव की दिशा हाइड्रोजन से लेकर के फ्लोरीन तक की तरफ है। हाइड्रोजन से फ्लोरीन तक है इस द्विध्रुव की दिशा। इसकी जो डायरेक्शन है वो कम विद्युत ऋण तत्व से अधिक विद्युत ऋण तत्व की तरफ है। तो द्विध्रुव की दिशा कहां से कहां बताते हैं? द्विध्रुव की दिशा कम विद्युत ऋण से अधिक विद्युत ऋण तत्व की ओर दर्शाते हैं। समझ में आया? अगर आप द्विध्रुव की दिशा दर्शा सकते हो तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक सदिश राशि है। इसका मतलब द्विध्रुव की दिशा जो कम विद्युत ऋण से अधिक विद्युत ऋण तत्व की तरफ है, तो ये जो गुणधर्म है द्विध्रुव का, इसी को हम बोलते हैं बेटा द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब किसी बंध में दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता के अंतर के कारण बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन का कम विद्युत ऋण से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर विस्थापित होने से उत्पन्न होने वाला गुणधर्म ही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या है बेटा? एक सदिश राशि। आज हम बच्चों इतना ही देख पाएंगे, इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। पहले आते हैं हम क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए। इलेक्ट्रॉन न्यून बंध है। चले दूसरा क्वेश्चन, वाटर में बंद कौन है? चले पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून बंध कौन सा है? B2H6। वाटर में बंध कौन है? मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, वाटर में लगभग 105 डिग्री का बंध कोण होता है, लगभग 105 डिग्री का। ठीक है, अच्छा यहां से मुझे याद है, मुझे आपको आज एक H2S के बारे में बताना था बट वो मैं मिस कर गया हूं। बट डोंट वरी, अगली क्लास में मैं आपको H2S के बारे में जरूर बताऊंगा। जल्दबाजी मेरे दिमाग से निकल गई, लेकिन अभी मुझे याद आया
H2S का बंधु कोण लगभग 91 डिग्री होता है। क्यों? इसका कारण आपने ढूंढा होगा, अगली क्लास में डेफिनेटली मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पक्का प्रॉमिस। ठीक है, आज दिमाग से निकल गया, समय हो चुका है, अगली क्लास में हम डेफिनेटली देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में, और दूसरी और भी कई चीजें। ठीक है, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगली क्लास में हम एमओटी को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस चैप्टर में कोवलेंट बॉन्ड का लास्ट टॉपिक है, अणुओं के एक्सप्लेनेशन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।